राहुल गांधी इस मुकाम पर अचानक नहीं पहुंचे हैं। हमें भी पता है, निश्चित रूप से आपको भी मालूम होगा, हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं इस विषय पर। ये करीबन मार्च अप्रैल के महीने से वो बिहार की यात्राएं कर रहे हैं। कई उन्होंने यात्राएं की और हर यात्रा में उनकी कोशिश रही है अति पिछड़ों यानी ईबीसी को किस तरह अपनी ओर आकर्षित किया जाए। उसके लिए उन्होंने वहां पे कई तरह की यात्राएं निकाली हैं, कर्पूरी रथ निकाला है उन्होंने, सम्मेलन किए हैं। सम्मेलन में इन इस तरह की बिरादरियों के नेता, जिनको बिहार में पचपनिया कहा जाता है, इनकी संख्या मोटे तौर पर अगर महागठबंधन की सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो करीब 36% है, जो कि एक बड़ी संख्या है। तो राहुल गांधी लगातार मार्च के महीने से ये कोशिश कर रहे थे। आज जब वो ये पेश कर रहे थे 10 सूत्रीय संकल्प पत्र, तो उन्होंने सामने दर्शकों में बैठे हुए इन जातियों के नेताओं से कहा भी मंच से कि क्या आपकी हमारी बातचीत नहीं हुई है इस बारे में? क्या ये मांगे हमने और आपने मिलकर तैयार नहीं की हैं? क्या ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये आपकी आवाज नहीं है? आपको याद होगा कि आप आते थे, मुझसे मिलते थे, हम लोग आपस में इस बारे में चर्चा करते थे। यानी काफी अरसे से ये प्रक्रिया राहुल गांधी चला रहे थे। यानी वो जिस रास्ते पे चल रहे थे, उन्हें पता था कि इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं और इसकी परिणति कहाँ होगी। इसकी परिणति ये इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद में फिर ये संकल्प पत्र में हुई। और तेजस्वी ने भी स्वीकार किया, मुकेश सहनी ने भी स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया कि ये हम सब लोगों का मिला जुला संकल्प पत्र है। यानी इसी मुद्दे पे वो चुनाव भी लड़ेंगे, स्पष्ट है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? इसी मुद्दे पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। और राहुल गांधी पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कह चुके हैं कि हम अलग अलग पार्टियां, हम लोग अपना घोषणा पत्र नहीं निकालेंगे, हमारी महागठबंधन का एक घोषणा पत्र होगा। और आप देखिए, पहली बार एनडीए बना था लालकृष्ण आडवाणी के जमाने में, तब लालकृष्ण आडवाणी ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं निकालेगी। एनडीए का घोषणा पत्र ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होगा। इस तरीके से उन्होंने, देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने एनडीए को इस तरह पाला पोसा था, जो आज तक किसी न किसी रूप में भाजपा की राजनीति की सेवा कर रहा है। हालांकि उसकी शक्ल भी काफी बदल चुकी है और भाजपा की राजनीति की शक्ल भी तब से लेकर अब तक काफी बदल चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के लिए एक सोची समझी रणनीति है और इसके जरिए उन्होंने भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल को प्रभावी रूप से सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय दल में बदल दिया है। जबकि सामाजिक न्याय की दूसरी पार्टियां मुख्य तौर पर क्षेत्रों में सीमित हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली हैं, लेकिन क्षेत्रों में है। अब सामाजिक न्याय की एकमात्र पार्टी इस देश में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और खास तौर से वो सामाजिक न्याय के स्पेक्ट्रम में भी जो सबसे कमजोर हिस्सा है उसके ऊपर जोर दे रही है। जी देखिए, मैं सिर्फ एक अंतर समझ रहा हूं कि मैं कहता भी था, पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी करीब करीब इस मंडल पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में 30-35 साल लेट थी, जिसको राहुल गांधी भी माना है उन्होंने, माफी भी मांगी उन्होंने इसके लिए। हाँ जी, तो अभी एक ही अंतर हुआ है कि जो भी सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय मंडल या फिर पिछड़े के हक की बात, आबादी के अनुसार, ये सारी बातों का आपने ठीक कहा कि आंचलिक पार्टियों ने उसका उद्भाव भी उस पे हुआ, उनका विस्तार भी हुआ, वो कब्जा में भी आए, सरकार में भी आए, लेकिन वो अंचल तक, मतलब एक प्रदेश तक सीमित रहे। एक ही अंतर ये है कि इस बार जो है, ऐसा लग रहा है अभी कि लीडरशिप जो है ये सोशल जस्टिस मूवमेंट का कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया या अपने अंदर कर लिया। छाता इनका है, सब अब इसके अंदर आएंगे। पहले ऐसा लगता था कि जैसे आरजेडी बिहार में बढ़ी, बिहार में इतना दिन तक काबिज रही, जो अभी तक एक तरह से है, तो उसमें कांग्रेस पिछलग्गू हो गई इसी सोशल जस्टिस में पिछड़ने के चलते। सेम बात आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकते हैं। इस बार थोड़ा पलटने की बात है और इसको विस्तार देने की बात है। एमवाई का चाहे यादव का, ये सबसे ज्यादा बढ़ के ये बात है कि उसको वो उस स्तर पे ला रहे हैं और हिंदुत्व को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं कि आप 80-20 की राजनीति धार्मिक आधार पर करते हो, हम समाज के आधार पर
रिवर्स 80-20 करेंगे। ये एक मेन बात ये है। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि इतना कंक्रीट फॉर्म में अभी तक कुछ नहीं था। ये पहली बार इस अम्ब्रेला के तहत ये कंक्रीट फॉर्म में आया है। इसलिए मैंने कहा कि ये बिहार की राजनीति के लिए शायद गेम चेंजर ना साबित होगा भी, हो भी सकता है, लेकिन ये गेम पूरे देश के राष्ट्रीय राजनीति विमर्श को बदलेगा, ये निश्चित है। और इसकी प्रस्तावना तो हम लोग देख ही रहे थे 24 के चुनाव से, ये पहले ही चल रहा था। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बाद में ये बड़ा एकदम मतलब विस्तारित रूप में आ गया। जी, मोटे तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब इसका एक और पक्ष है जो कि व्यवहारिक रूप से वोटों की जोड़ बाकी वाला पक्ष है, उसके ऊपर भी हम लोगों को चाहते ना चाहते हुए भी गौर करना ही पड़ता है। जैसे कि 36% मान लीजिए ईबीसीज हैं। ये ईबीसीज मोटे तौर पर इनका ज्यादा बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जाता था, कुछ हिस्से में भाजपा ने घुसपैठ कर रखी थी, उनकी तरफ जा रहा था। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का जो किरदार रहा है वो ईबीसी को अपनी ओर आकर्षित करने में कोशिश करने के बावजूद भी, कोशिश भी उनकी अनमनी किस्म की ही होती है, वो नाकाम ही रहे उसके अंदर। तो अब वहां पर जब राहुल गांधी ने, और सब लोग उसमें जुड़ भी गए हैं, तेजस्वी वगैरह भी सब जुड़ गए हैं, ये कदम उठा ही दिया है, तो उसके बाद ठोस यादव वोट, पूरा का पूरा मुसलमान वोट, सीपीआई एमएल का जो एक अपना वोट है गरीब किसानों के अंदर, भूमिहीन गरीब किसानों के अंदर, वो पूरा का पूरा वोट, मुकेश सहनी का पूरा वोट, ये सारे वोट एक तरफ। और उसमें कांग्रेस के इन प्रयासों से, जिनसे साथ बाकी सब दल सहमत हैं, अगर ईबीसी का एक मैं समझता हूं एक स्वस्थ प्रतिशत, मैं बहुत कम भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता कि सारा वोट टूट के उनकी तरफ चला आएगा, लेकिन अगर 15 से 20% ईबीसी वोट भी महागठबंधन की तरफ आता है तो मुझे लगता नहीं है कि महागठबंधन किसी तरीके से ये चुनाव हार पाएगा। इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन कांग्रेस ने किया है ये सब करके, राहुल गांधी की पूरी पिछले कम से कम 7-8 महीने की जो कोशिश है, उससे पूरे महागठबंधन की राजनीति में एक ठोस उसका मूल्यवर्धन हुआ है। मैं सहमत हूं आपसे, खाली रिजल्ट को छोड़ के। रिजल्ट का तो आजकल पता नहीं ये कहां कैसा आ जाता है। एक चेकना होगा, ये 10 सूत्री कार्यक्रम ले आए, महागठबंधन साथ भी है, लेकिन अमूमन मतलब आम तौर पर इस बात की चर्चा जरूर है कि इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक इन्होंने घोषित नहीं किया है। हालांकि जो क्रांतिकारी 10 स्टेप्स 10 सूत्री किए हैं, इससे आमूलचूल परिवर्तन होंगे। एक और इसमें एक दिक्कत और भी, हम और आप सहमत हो या इस बात में भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि समाज जो आर्थिक जो एक माइंडसेट है, उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है पहले के मुताबिक। ये 90 के दशक में ऐसी चीजें होती तो मैं आज कह दे 210 सीट को आई 90 के दशक पिछले साल। अब थोड़ा सा लोग मटेरियलिस्टिक भी हो गए, और बिहार में जिस प्रकार से खजाने से लोगों को भरा जा रहा है, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक, या बेरोजगारों को भी 3000 या 1000, पता नहीं कितने, ये एक मतलब हमें लगता है कि ये जो ये बंडल 30 है, बनाम वो खजाना से जो फ्रीबी है, उस तरह का चुनाव हो रहा है। ये आपको हम लोग माने या ना माने, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की जो स्थिति है, वो 10,000 रुपया अगर एक व्यक्ति को मिल जाए, खासतौर से गरीब तबके में जो ईबीसी ओबीसी अधिकतर ज्यादा हुई है, वो फर्क डाल सकता है। तो अब बात ये है कि ये किस तरह से अपने चुनाव अभियान को आगे ले जाते हैं, कितने ऊपर मतलब कितनी ऊंचाई देते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण, और इनका आपसी कोऑर्डिनेशन क्या रहता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं कि इनको अपस्विंग है। मैं आपके शोज में लगातार ये बात बोलता रहा हूं, लेकिन उसके रिवर्स काट में भी कुछ प्रयास चल रहे हैं,
देखना होगा कि कौन कितना असर कर पाता है